हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं देवदत्त और आपको पढ़ा रहा हूं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स अथवा हेलोजन व्युत्पन्न। इसमें अभी तक हमने इसका वर्गीकरण और इसके निर्माण की विधियां पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो डेरिवेटिव्स पढ़े थे हमने, और इनके अंदर हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड और हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़े थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है तीन चीजें: एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड। ये तीन तो है गैसीय अवस्था में, गैसियल स्टेट के अंदर है। कौन कौन से? फिर से सुने: मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड। ये तो तीन है गैसीय अवस्था के अंदर। बाकी जो 3 से लेकर 18 कार्बन तक के जितने भी एल्किल हैलाइड्स होंगे वो होंगे द्रवावस्था के अंदर, और 18 कार्बन से जो ज्यादा होंगे, 18 मोर देन 18 कार्बन जो होंगे वो होंगे ठोस अवस्था के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में और यदि बात करूं तो हमने इसकी बॉन्ड नेचर पढ़ी है, CX बॉन्ड नेचर पढ़ी है, यानी CX बंध की प्रकृति पढ़ी है। और उस प्रकृति में हमने पढ़ा था कि CX बंध की प्रकृति है वो सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक होती है। कैसी होती है वो? ध्रुवीय सहसंयोजक। और ध्रुवीय सहसंयोजक क्यों होती है? वो होती है हेलोजन के इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि कोई श्रृंखला है, उस श्रृंखला के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है जुड़ा हुआ, या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर दोनों समूह के ऊपर आंशिक धनावेश एक पर और दूसरे पे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जो हमने CX बंध की प्रकृति में पढ़ा था। और एक पे धनावेश होगा कार्बन के ऊपर और हेलोजन पे होगा ऋणावेश। तो हेलोजन पे ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उपस्थित होने के कारण इसकी प्रकृति हमने पढ़ी थी सहसंयोजक, ध्रुवीय या ध्रुवीय सहसंयोजक पढ़ी थी। और इसके अंदर ध्रुवीय सहसंयोजक या इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण क्या होगा कि हेलोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा और कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आता है। इस कारण से यह सहसंयोजक ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अतः ध्यान दें इसके ऊपर कि ये जल में अविलेय होगा, लेकिन अल्कोहल और बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म है या कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक सॉल्वेंट है, इन सॉल्वेंट के सभी के अंदर ये विलेय होता है। ठीक है। इसके अलावा ये रंगहीन होते हैं, परंतु आयोडाइड और ब्रोमाइड है इसके कलरफुल होते हैं। कब? जब सनलाइट होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट के अंदर आयोडीन और ब्रोमाइड है वो डिकम्पोजिट या अपघटित हो जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा कलर देते हैं। और इनके जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इनका मास बढ़ता है, जैसे जैसे इसका द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे इसका है वो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बढ़ता है। यदि कोई श्रृंखला ले हम, यदि शाखित श्रृंखला वाले हैं या कोई श्री श्रृंखला वाले हैं, तो उनमें दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। शाखित जो श्रृंखला है यानी शाखा के रूप में श्रृंखला हो और एक सीधी श्रृंखला हो और दोनों में यदि कार्बन की संख्या समान हो तो शाखित श्रृंखला वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मेरे पास ये सीधी लंबी है, ये एक श्रृंखला है कार्बन की। अब मैंने इस कार्बन की श्रृंखला को देखा तो ये इसका सरफेस एरिया है। अब यदि मैं इसको यहां से तोड़ दूं और सरफेस एरिया यहां कर दूं, इसको तोड़ के मैंने यहां इसको जोड़ दिया है, तो अब इसका सरफेस एरिया कम हो गया है। अर्थात जब शाखित प्रकृति का कोई भी एल्किल हैलाइड्स होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सीधी श्रृंखला वाले से कम होता है। कारण क्या होता है? उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है। ये तो इसके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। अब हम डिस्कस करते हैं रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों के अंदर हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है वो आज हम देखेंगे। इनके अंदर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। पहली होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
दूसरी इसके अंदर होगी विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी होगी इसके अंदर मेटल के साथ यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथी होगी इसके बाद अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का अर्थ आप भली भांति 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपने अच्छी से पढ़ा है। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रिया होगी। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। तीसरी है धातुओं के साथ विद मेटल, और चौथी है अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। जैसे इनके नाम है वैसी अभिक्रिया होगी, बिल्कुल आसान है। देखते हैं एक एक करके। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाम क्या आ रहा है? नाभिक स्नेही। नाभिक का अर्थ है धनायन को आकर्षित करने वाला। किसको आकर्षित करने वाला? धनायन। या ना इसके अंदर अभिक्रिया होगी कौन सी कि जो एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड को हम क्या लिखते हैं? RX। इसके ऊपर आक्रमण कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। क्यों? क्योंकि इस पर ऋणावेश है तो वो आकर्षित किसको करेगा? धनावेश वाली प्रॉपर्टी को वो आकर्षित करता है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या करेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा किस पर? एल्किल हैलाइड पर, और यहां से एल्किल हैलाइड को तो कर देता है, यहां से सब्स्टिट्यूटेड कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, और ये न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन यहां लें तो कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 2.6 के लगभग होती है, और हेलोजन की विद्युत ऋणता है वो 3 से अधिक होती है। इसलिए इस पर तो आएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आएगा आंशिक धनावेश। यहां पर ऋणावेश होने के कारण कोई भी ऋणावेशित युक्ति नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर आक्रमण करता है। जैसे इस पर अटैक करेगा तो अटैक करते ही यहां से हेलोजन को ये हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? R नाभिक स्नेही इसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? हेलाइड बन जाएगा। ध्यान दें यहाँ पर एल्किल हेलाइड पर अटैक किसने किया है? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? कि पॉजिटिव वालों को आकर्षित करने वाला। क्योंकि यहां पर क्या देखो, पॉजिटिव है, यहां पर क्या है? नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वाला किसके पास जुड़ा है? पॉजिटिव के पास जुड़ गया। क्या बन गया? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होने से यहां पर ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूटेड कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूट करने पे ये प्रोडक्ट बना है, और ये कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, और यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित के परिणाम स्वरूप ये अभिकारक से उत्पाद बन गया है। ये उत्पाद क्या है? किससे बना है? नाभिक स्नेही के आक्रमण के कारण बना है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको प्रतिस्थापन क्यों कहते हैं? कि एक नाभिक स्नेही, यहाँ पर ये भी नाभिक स्नेही है और ये भी आक्रमणकारी भी नाभिक स्नेही है, और हटने वाला भी क्या है? यहाँ पर नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का यहाँ से प्रतिस्थापन होता है, यानी एक की जगह दूसरा बैठ जाना, तो प्रतिस्थापन होता है। इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या हो गया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? नाभिक स्नेही के प्रकार कौन कौन से होंगे? SN1 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे। SN1 और SN2 की मैकेनिज्म या क्रियाविधि भी पूछते हैं बहुत बार। यदि क्रियाविधि नहीं पूछते तो SN1 और SN2 के अंदर अंतर पूछ लेते हैं। ये नहीं पूछते तो इसके अंदर 2-3 प्रश्न बनते हैं कि SN1 है वो रेसेमिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है, जबकि SN2 है वो वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिलोमन का गुण प्रदर्शित करता है। क्यों? तो इस प्रकार से, या फिर ये पूछ ले कि SN1 अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले एल्किल हैलाइड का क्रम पूछ लेते हैं, या फिर SN2 अभिक्रियाओं का प्रदर्शित करने का क्रम पूछ लेते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा उसको, बहुत वेरी मोस्ट है वो क्वेश्चन बनते हैं। और हर बार यदि सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मेन में नहीं पूछते, और मेन में पूछ लेते हैं तो सप्लीमेंट्री में नहीं पूछते, लेकिन एक एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल हैलाइड पर स्ट्रॉन्ग या
प्रबल नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, जिससे यहां पर हेलोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। इसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक विद हेलोजन टू सब्स्टिट्यूटेड, देन इट्स नोन एज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये दो प्रकार की होती है। ए लिखता हूं मैं, एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको SN ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके SN1 से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके? SN1। SN का मतलब क्या हुआ? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, और 1 का क्या हो गया? यूनिमोलिक्यूलर। 1 मीन्स क्या है यहाँ पर? यूनिमोलिक्यूलर। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको हम बोलते हैं SN और ऊपर लगाते हैं 2। 2 का मतलब क्या हो गया? 2, यानी 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब ये हो गया, अर्थात द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होती क्या है? एक अणु क्या है, द्विअणु क्या है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, जो हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये शुरू करता हूं। उससे पहले इसकी हम क्रियाविधि को थोड़ा सा पहले देख लें, तो हमारे ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि हम इसको पहले से मैं शुरू कर दूं कि सीधा की एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने शुरू कर दी, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर दी, और फिर मैं इसके अंदर अंतर आपसे पूछूं, उससे पहले यदि हम दोनों की क्रियाविधि पढ़ लें पहले, तो ये बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें क्रियाविधि। पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने यहां लिखा कार्बन, इधर भी कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां लिखा हेलोजन, और यहां मैंने किया न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव, और ये बना लिया है यहां पर C, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, और X यहाँ से रिप्लेस हो गया। ये रिएक्शन कौन सी होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब इसके अंदर हम SN1 और SN2 की क्रियाविधि पढ़ेंगे। SN1 किस प्रकार से होता है, SN2 किस प्रकार से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं SN1, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एक अणु के एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेते हैं। इसमें क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने एल्किल हैलाइड लिए हैं, मैंने केवल इसको एल्किल हैलाइड को ले लेना है एक बार। मैंने ये एल्किल हैलाइड लिया, और इस एल्किल हैलाइड को क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर एक स्लो स्टेप होगा, SLOW, स्लो स्टेप। ये मंद पद है। कौन सा है? मंद पद। और इस मंद पद के अंदर क्या होगा कि यहां पर एक बनेगा समतल कार्बोकेटाइन बन गया। समतलीय क्या बना है? कार्बोकेटाइन। अब देखो ये बॉन्ड दिखाया मैंने, इस बॉन्ड को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ठोस वेज, और इसको आप ऐसे कर दो डॉटेड। ये क्या है? सॉलिड वेज, और ये क्या है? डॉट वेज। ये जो आपने सॉलिड वेज यानी इस प्रकार से जो प्रदर्शित किया है, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड है वो आपके बिल्कुल सामने वाला है। जो आपने सॉलिड लाइन के द्वारा इस प्रदर्शित किया है, इसका मतलब कौन सा है कि यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन के बिल्कुल सामने वाला बॉन्ड है। यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर कार्बन हो सकता है, यहाँ कार्बन हो सकता है, यहाँ कार्बन हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन बॉन्ड के ऊपर। मैंने बॉन्ड को फिलहाल खुला छोड़ रखा है। ये जो सॉलिड है लाइन, उस लाइन का मतलब क्या होगा कि ये बॉन्ड किसके है? इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने वाला बॉन्ड है। और ये जो डॉट के रूप में मैंने डैश के रूप में लिखा है, डैश लाइन लिखी है,
ये डैश लाइन का मतलब है कि इस बॉन्ड के पीछे की साइड, जैसे मान लो यहाँ कार्बन है तो कार्बन के पीछे, जैसे मेरे ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को ऐसे ये है, ये मैंने यहाँ कर दिया तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या कर दिया मैंने, इसको डॉट डॉट के रूप में प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना। और ये है, ये तल के अंदर है, तल कौन सा हो गया, या ये तल हो सकता है, ये तल हो सकता है, या ये तल हो सकता है। ये जो एक्स वाई एक्सिस है, जैसे ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये कौन सा ले लिया एक्स एक्सिस, तो इन एक्सिस के अंदर ये तल हो सकता है, जिस जो सॉलिड लाइन या फिर डैश लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड केवल उसी के तल के अंदर होते हैं। जैसे ये तल है, ये पूरा तल, तो इस तल के अंदर, इस बॉन्ड के तल में ये दो बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड आपके बिल्कुल सामने का है और ये बॉन्ड बिल्कुल इसके पीछे का है। अब क्या हुआ कि स्लो स्टेप आता है, और स्लो स्टेप में क्या आएगा कि यहां से हेलोजन धीरे धीरे यहां से हटता है, और हटने के बाद में एक समतलीय कार्बोकेटाइन या कार्ब धनायन का निर्माण करता है। ये क्या है, समतल कार्ब धनायन। देखिए अब ये समतल कार्ब धनायन है, इसके ऊपर क्या कौन सा आवेश है, पॉजिटिव। अब देखिए इस पर नए तो ये सॉलिड लाइन है, नए ये क्या है, डॉटेड लाइन है। कैसी है ये, बिल्कुल तल के अंदर है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, समतलीय दिया गया है। और क्या बन गया यहाँ पर, हेलाइड निष्कासित हो गया। अब क्या करेगा, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो गया फर्स्ट स्टेप, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अब आक्रमण करेगा, पहले आक्रमण नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल है वो पहले आक्रमण करेगा। तो देखिए कि जो ये समतल बना हुआ है सी, इधर भी है इधर, और ये पॉजिटिव, अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये होता है तीव्र पद। कैसा होता है, तीव्र पद। और तीव्र पद में क्या कर लेगा, ये यहां बना लेगा वापस, इधर भी है, और यहां जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, यहां हो गया न्यूक्लियोफाइल, कार्बन इधर, और ये देखिए ध्यान से देखिए पहला पद, पहले पद में क्या हुआ कि पहले पद के अंदर समतल कार्ब धनायन बनता है, और समतल कार्ब धनायन बनने के बाद में ये पद कैसा होता है, मंद पद होता है, और इस मंद पद में समतल कार्ब धनायन बनता है, और इस समतल कार्ब धनायन बनता है जो दूसरे पद में उसी वक्त तीव्र पद होता है, और दूसरे पद में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्रिया करता है। यानी न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण कौन से पद में कर रहा है, दूसरे पद में कर रहा है। ध्यान देने योग्य बात है, दोनों में अंतरों में काम आएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि SN1 अभिक्रिया में जो हमने एल्किल हेलाइड लिया है, वो एल्किल हेलाइड सबसे पहले समतल कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है, और दूसरे जो मंद पद कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, मंद पद होता है, और यहां देखिए दूसरे पद के अंदर नाभिक सनी इस पर आक्रमण करता है, ये तीव्र पद होता है, और यहाँ पर दो उत्पाद बना रहे हैं। एक के अंदर देखिए कि जैसा मैंने उत्पाद लिया था वैसा का वैसा उत्पाद यहाँ बन रहा है। इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति क्या है, समान है, लेकिन इसकी ज्यामिति क्या है, उल्टी है। जैसे कोई हम बारिश के अंदर छत्ता लेके निकलते हैं, और छत्ता जैसे हवा लगता है तो हवा लगने से छत्ता ऊपर की तरफ हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसी प्रकार से देखो ये इसका उल्टा है और ये इसके बिल्कुल समान है। ठीक है, अब ध्यान दें, बाकी बातें बाद में देखेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया का मंद पद, ध्यान से सुने, यदि किसी अभिक्रिया का मंद पद आपको दिखाई देता है तो आपके दिमाग में 100% ये बात बिठा लेनी है कि उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद या उसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करने वाला पद वही होगा। अर्थात किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करने वाला पद कौन सा होता है, मंद पद। या यदि इसको हम केमिकल डायनेमिक के अकॉर्डिंग देखें, ऊष्मागतिकी के आधार पर परिभाषित करना चाहें, तो किसी अभिक्रिया का मंद पद ही उसकी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, अब ध्यान दें, यहां पर अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है ये मंद पद। इस मंद पद में कितने अभिकारक है, एक। कितना अभिकारक है, एक। दूसरा, यदि इस अभिक्रिया की मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, अभिक्रिया के वेग की दर, तो भाई इसके ऊपर तो ये निर्भर कर ही नहीं रही,
क्योंकि ये जब ये बनेगा तभी तो ये बनेगा, जब तक ये नहीं बनेगा तो ये आक्रमण नहीं कर सकता। आक्रमण ये किस पर करेगा, जब ये समतल कार्बोकेटाइन या कार्ब धनायन बनेगा, कार्ब धनायन बनेगा तभी तो ये आक्रमण करेगा, ये नहीं बनेगा तो ये आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो पहले ये बनता है तो ये एक वेग निर्धारक हो गया। तो किस पर निर्भर कर रहा है, केवल एल्किल हैलाइड, मैंने इसको आर ले लिया, इसको एक्स ले लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, किसके है, एल्किल हैलाइड। अब यदि इसकी सांद्रता बढ़ाएं तो रेट बढ़ेगा, इसकी सांद्रता कम कर दें तो घटेगा। तो कंसंट्रेशन सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां देखिए कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन में कितना है अभिकारक, एक है। एक का मतलब क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहां पर नाभिक स्नेही कितना भी बढ़ा दो अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया के मंद पद में अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर। ध्यान देने योग्य बातें हैं ये, ठीक है। लेकिन हम SN2 अभिक्रिया लें, कौन सी अभिक्रिया लें, SN2। तो इनमें देखें कि SN2 अभिक्रियाओं में ये जो मंद पद बनेगा, इस मंद पद में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा वो देखें इधर, कि नाभिक स्नेही इसी समय इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, और जैसे आक्रमण करता है नाभिक स्नेही तो यहां पर एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, मीडियम ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनेगी कि इसके अंदर ये नाभिक स्नेही न ही तो इस कार्बन से जुड़ा होता है और न ही यहां पर ये जो हेलोजन है वो यहां से हटा हुआ होता है। देखो मैंने कैसे लिख रखा है, इस हेलोजन को भी मैंने डॉट डॉट बॉन्ड के रूप में लिखा है, और इस नाभिक स्नेही जो आक्रमण कर रहा है उसको भी मैंने डॉट डॉट के रूप में लिखा है और ब्रैकेट में बंद कर दिया है। इसका अर्थ क्या है कि ये नाभिक स्नेही न ही तो पूर्ण रूप से इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और न ही हेलोजन पूर्ण रूप से यहां से हटा हुआ है। ये कौन सी हो गई है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। ये किसका है, SN2 का है, ठीक है ना। ये बना, ये पद कैसा है, मंद है, स्लो स्टेप है। कैसा पद है, मंद पद है। मंद पद के अंदर आप देखिए कि जितना एल्किल हैलाइड की सांद्रता बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, जितनी नाभिक स्नेही, इस नाभिक स्नेही की सांद्रता बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दोनों के अंदर समान है। इसकी सांद्रता बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, इसकी सांद्रता बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। इसकी सांद्रता घटा दो तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, इसकी सांद्रता को घटा दो तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, क्योंकि ये कौन सा पद है, मंद पद। और मंद पद किसी भी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, ठीक है, रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है। तो अब देखिए यहां पर ये बना है और बनते ही हाथों हाथ ये टूट जाता है। कैसा होगा है, ये तीव्र गति से होता है। देखो एक ही पद में हो रहा है कि जैसे ही बड़ा बनते ये बढ़ गया, लेकिन पहले क्या होती है, क्षणिक समय के अंदर ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। और बनने के बाद क्या करेगा कि नाभिक स्नेही यहां से जुड़ेगा, कार्बन इधर, और ये देखिए ये बन गया, और प्लस में क्या बन गया, हेलोजन का निष्कासन। ध्यान से देखें कि वहां जो हमने अभिक्रिया ली थी इस प्रकार से, कार्बन इसको मैंने डॉट 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 ऐसे किया था और इसको मैंने ऐसे किया था, और यहाँ हेलोजन सबसे पहले क्या बनाया था, मध्यवर्ती कारब धनायन बना लिया था, हेलोजन निष्कासित हुआ था। फिर इस कारब धनायन के अंदर समतलीय कारब धनायन के ऊपर आक्रमण करता है कौन, नाभिक स्नेही, ये था मंद पद, और ये कौन सा है, तीव्र पद। ये SN1 की बात है, कौन से की है, SN1 की। और क्या बना था, कार्बन के दो बन गए थे इस प्रकार से, प्रोडक्ट कितने बने थे, दो। यहाँ पर नाभिक स्नेही प्लस नाभिक स्नेही कार्बन इधर और एक इधर और एक ऐसे। यहां देखें ये दो पद में हो रहा है, कितने पद में हो रहा है, दो में। कौन सा, SN1। SN2 किस में हो रहा है, केवल एक पद के अंदर।
तो ध्यान दे नाभिक स्नेही अभिक्रिया है वो दो प्रकार की है, SN1 और SN2। SN1 के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कार्बोधाइन का निर्माण होता है और अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, यहाँ देखिए एक ही प्रकार का उत्पाद बन रहा है, यहाँ 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना रहती है, यहाँ पर एक उत्पाद बनता है। यहाँ पर नाभिक स्नेही है वो प्रथम पद में आक्रमण कर लेता है, यहाँ पर नाभिक स्नेही दूसरे पद में आक्रमण करता है। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद में केवल अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि यहाँ पर नाभिक स्नेही और इस एल्किल हैलाइड की दोनों की सांद्रताओं पे निर्भर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कारबनायन का निर्माण होता है, यहाँ पर मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का होता है। ये 2 पदों में होती है और ये पूरी एक ही पद में संपन्न हो जाती है। ये क्षणिक समय के लिए बनता है, जबकि ये क्षणिक समय के लिए नहीं बनता। अब देखें, अब मैं इसको अलग अलग SN1 SN2 को फिर से समझाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्रियाविधि। अब क्रियाविधि के अकॉर्डिंग हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इन अभिक्रियाओं को हम समझते हैं।